आज का लेसन है द्विखाता पद्धति डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जो चलता है बीकॉम पार्ट 3 में एडवांसिंग अकाउंटिंग में। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे भाई द्विखाता पद्धति कहते किसे है, ये किस प्रकार लागू होती है, एक संस्था या कंपनी इसको किस प्रकार से उपयोग में ले सकती है। तो पहले सर्वप्रथम ये जानेंगे द्विखाता पद्धति कहते किसे है। भाई वे संस्था या कंपनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जो लोगों की सेवा के लिए स्थापित की जाती है, उनका उद्देश्य लोगों की सेवा के लिए होता है, तो उसे कहते हैं द्विखाता पद्धति। या उन कंपनियों में जो पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे कहेंगे द्विखाता पद्धति। इसको एक हम उदाहरण से समझिए। जैसे कि मानो मेरी एक कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं रखा, मैंने अपनी कंपनी का उद्देश्य रखा भाई मेरे को जनता की सेवा करनी है। तो जब ये बात आती है भाई लाभ कमाना, उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, भाई जब बात आती है उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, तो एक टॉपिक आता है NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो भी यही होता है भाई, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, लेकिन इसके इनकम के सोर्स मुख्य रूप से चैरिटी और डोनेशन होता है। जबकि अपने इनकम के स्रोत ये नहीं होते। इसका इनकम का स्रोत होता है भाई जनता से न के बराबर चार्ज वसूल करती है। भाई जो इतना चार्ज वसूल करती है भाई जो कि न के बराबर हो, मतलब एज ए वो सेवा ही कर रही है। मेरी कंपनी कोई सी भी हो सकती है, मेरी कंपनी एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी हो सकती है, वाटर सप्लाई कंपनी भी हो सकती है, गैस सप्लाई कंपनी भी हो सकती है। तो मेरी कंपनी का स्रोत होगा चार्जेस, जिससे मैं जो न के बराबर दे उससे मैं अपनी कंपनी की दायित्वों का भुगतान करूँगा, कंपनी का संचालन करूँगा। अब मैंने कंपनी खोली है, तो कंपनी कैसे क्या चल रही है उसके लिए मुझे अंतिम कंपनी खोली है तो उसकी स्थिति जानने के लिए मुझे अंतिम खाते भी बनाने पड़ेंगे। जो अंतिम खाते जिस विधि से बनाए जाएंगे उस विधि को कहते हैं द्विखाता पद्धति। तो द्विखाता पद्धति लागू होती है कब? द्विखाता पद्धति दो तरीके से लागू हो सकती है। जब कोई द्विखाता पद्धति जैसे दो तरीके से लागू हो सकती है। द्विखाता पद्धति दो तरीके से लागू हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कब होगी? जब संपत्ति की पुनर्स्थापना हो, संपत्तियों की पुनर्स्थापना हो, संपत्ति की पुनर्स्थापना। और सेकंड आ गया अंतिम खाते। अंतिम खाते, संपत्ति की पुनर्स्थापना और अंतिम खाते बनाएंगे जब द्विखाता पद्धति का उपयोग करेंगे। तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे संपत्ति की पुनर्स्थापना पर। चलते हैं पहला टॉपिक संपत्ति की पुनर्स्थापना पर। तो हम पहले टॉपिक पर चलेंगे संपत्ति की पुनर्स्थापना पर। एक कंपनी अपनी संपत्ति की पुनर्स्थापना क्यों करती है? क्योंकि वो संपत्ति पुरानी हो जाए जब, और उसकी क्षमता में वृद्धि करनी हो जब। अगर हम संपत्ति की पुनर्स्थापना करते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट आएगी, उसकी रेवेन्यू कॉस्ट भी आएगी और उसकी कैपिटल कॉस्ट भी आएगी। तो हम इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जैसे कि आ गई टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसमें डिवाइडेशन होता है दो का। किसका? एक तो आएगी रेवेन्यू कॉस्ट और दूसरी आएगी कैपिटल कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाएगी, ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट की जाएगी। अभी आगे टोटल कॉस्ट मतलब जो संपत्ति की पुनर्स्थापना पर जितनी कुल लागत आई है उसे कहेंगे टोटल कॉस्ट। फिर आती है बात रेवेन्यू कॉस्ट मतलब भाई जो संपत्ति है उसकी क्षमता में वृद्धि करने के पश्चात या उसी संपत्ति को दोबारा स्थापित करने पर जो लागत आती है उसे कहेंगे रेवेन्यू कॉस्ट। फिर बात आती है कैपिटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट के अंदर से टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे रेवेन्यू कॉस्ट, तो अपने पास आ जाएगी कैपिटल कॉस्ट। अब कैपिटल कॉस्ट आ गई, इसकी कुछ एंट्रीज भी होती है जो होती है जनरल एंट्रीज। पहला आता है भाई हम संपत्ति को रिप्लेसमेंट करें, मतलब एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट करेंगे तो वर्क्स अकाउंट भी आएगा भाई, वर्क्स अकाउंट आएगा भाई, क्या रिप्लेस किया है वो आ जाएगा वर्क्स अकाउंट डेबिट। फिर आएगा रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट 2। अब बात है रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट के बाद कैश या बैंक की। भाई कितना हुआ, इसकी कुल लागत कितनी आएगी, कैश या बैंक। अब बात आती है भाई एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट।
जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये एंट्री होती है। अब हम किसी संपत्ति को पुनर्स्थापित करेंगे तो पहले वाली संपत्ति का कुछ सामान बचा कुछ होगा, जो काम का सामान होगा वो इस पुनर्स्थापित संपत्ति में काम में भी आ सकता है, और पुरानी संपत्ति को बेचने पर जो पैसे प्राप्त होंगे वो भी इस संपत्ति में लगाए जा सकते हैं, पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उनकी भी एंट्री होती है। तो ये होती है, ये वर्क्स अकाउंट आएगा, वो कैपिटल कॉस्ट आएगी ना, कैपिटल कॉस्ट उसमें से माइनस होगा बाय यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल, बाई कैपिटल कॉस्ट में यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल, मतलब पहले वाले सामान का कितना प्रयोग हुआ वो आ जाएगा यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल। इसमें आ जाएगी रेवेन्यू कॉस्ट और इसमें आ जाएगी टोटल कॉस्ट, इनका टोटल। फिर बात आती है दूसरा, यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल, यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल। अगर कोई पुरानी संपत्ति का उपयोग करते हैं तो आती है एंट्री वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। फिर आती है तीसरी, पुरानी संपत्ति को बिक्री करने पर सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। अगर सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। फिर रिप्लेसमेंट अकाउंट को बंद करने के लिए रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस होता है जो ट्रांसफर करना पड़ता है रेवेन्यू अकाउंट में। रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद रिप्लेसमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो चौथी एंट्री होगी बैलेंस ऑफ रिप्लेसमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट। तो एंट्री होगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। ये मैंने आपको 4 एंट्रीज बताई जो एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट पे होगी, वर्क्स अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फिर आती है यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल, भाई पुरानी संपत्ति से हमने पुनर्स्थापित संपत्ति में पहले का कितना भाग उपयोग में लिया, वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, अगर पहले वाली संपत्ति कुछ संपत्ति को या कुछ भाग को या कुछ सामान को सेल करेंगे तो कैश आएगा, कैश को डेबिट करेंगे, फिर आएगा रिप्लेसमेंट अकाउंट। रिप्लेसमेंट अकाउंट को बंद करने के लिए रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसके एंट्री रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेंगे, भाई एक कंपनी जिसने अपने एक बाग को 9 लाख की लागत पर बनाया, भाई रिप्लेसमेंट किया कितने 9 लाख पर, तो 9 लाख की आ जाएगी टोटल कॉस्ट उसकी रिप्लेसमेंट की। इसकी मूल लागत है 4 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 4 लाख, जो इसकी रेवेन्यू कॉस्ट हो जाएगी। और इसकी कार्यक्षमता में पहले से 2 गुनी वृद्धि हो गई, मतलब इसने रिप्लेसमेंट किया जो पहले की क्षमता से 2 गुना वृद्धि हो गई। तो इसमें देखो इसने क्या किया, भाई सेल ऑफ मटेरियल कर दिया 20,000 का, यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल, भाई रिप्लेसमेंट किया उसमें यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल लिया 10,000 का, जो कि लागत में सम्मिलित है। अब देखो की बात आती है लागत में सम्मिलित, ये लागत है 9 लाख रुपए, ये 9 लाख रुपए में ऐड है 10,000 रुपये। अगर आपको ऐसा नहीं दे रखा तो भाई लागत में सम्मिलित नहीं है, तो हम पहले इसको ऐड करते 10,000, फिर आती टोटल कॉस्ट 9,10,000 आती टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद रेवेन्यू कॉस्ट मतलब करंट कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट ज्ञात करते। तो निर्माण लागत 10% अधिक हो गई है, भाई ये ओरिजिनल कॉस्ट है ना 4 लाख रुपए की, निर्माण लागत वो 10% अधिक हो गई। तो हम ज्ञात करेंगे टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट या करंट कॉस्ट, फिर कैलकुलेट करेंगे कैपिटल कॉस्ट, फिर इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। तो देखें हल करेंगे, भाई टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, टोटल कॉस्ट आई 9 लाख रुपए। अब ये टोटल कॉस्ट 9 लाख रुपए ही, इसमें आती है एक आती है रेवेन्यू कॉस्ट या करंट कॉस्ट। जो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 4 लाख, तो हो जाएगी 4 लाख रुपए। फिर इसमें दे रखा भाई 10% इंक्रीमेंट हुआ है निर्माण लागत में, तो 10% इंक्रीज कर देंगे। 4 लाख का 10% होगा 40,000,
तो ये आ गया 4,40,000, 4,40,000 आ गया रेवेन्यू कॉस्ट। फिर बात आती है कैपिटल कॉस्ट की, कैपिटल कॉस्ट। तो फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस रेवेन्यू कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट दे रखी है अपने को 9 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे 4,40,000, तो आएगा 9 लाख में से 4,40,000 माइनस करेंगे तो 4,60,000। अब इसकी जनरल एंट्रीज पे चलते हैं। जनरल एंट्रीज पर तो देखो पहली एंट्री आएगी कि इसने रिप्लेसमेंट किया, तो क्या है ये एंट्री, एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। तो ये मेंस एक कंपनी जिसका अपना भाग एक भाग किया, अगर आप वर्क्स करो तो वर्क्स कर लो या मेंस भी कर सकते हैं इधर अपन, मेंस अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब देखो इसमें मेंस में किया, अब इसमें शामिल है कितने 10,000 जो लागत में शामिल है 10,000 की यूज ऑफ मटेरियल। तो अपने पास आई 4,60,000 कैपिटल कॉस्ट माइनस करेंगे 10,00,000 तो आएगी 4,50,000। फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट आई 4,40,000, फिर आई 8,90,000 आ गया इसका टोटल। फिर दूसरी आती है भाई यूज़ ऑफ ओल्ड मटेरियल। यूज़ ऑफ ओल्ड मटेरियल की एंट्री क्या होगी, यूज़ ऑफ ओल्ड मटेरियल। भाई यूज़ ऑफ ओल्ड मटेरियल करेंगे तो मेंस अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। भाई यूज़ ऑफ किया कितना 10,000 का, तो इधर अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपये। फिर तीसरी आती है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। इसकी एंट्री के सेल किया है तो कैश आएगा, कैश या बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इसने देखो सेल किया है 20,000 का, तो अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपये। ये सब कर दिया। अब बात आती है भाई रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाए। रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए रिप्लेसमेंट अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट में। बैलेंस ऑफ रिप्लेसमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट होगा, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। फिर बात आती है भाई इधर अमाउंट कितना आएगा। भाई अमाउंट ये आएगा भाई आपने रिप्लेसमेंट कितना किया 4,40,000, 4,40,000 रिप्लेसमेंट कर दिया। इसमें माइनस करेंगे यूज ऑफ ओल्ड मटेरियल जो है 10,000 का, और माइनस कर देंगे सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल जो है 20,000 का। ये माइनस करने के बाद आएगा अपने पास 4,40,000। से जो ट्रांसफर कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट में। रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद ये रिप्लेसमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी आएगा। और हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे अंतिम खाते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।